नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार शर्मा और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग के पॉइंट्स। तो चलिए आगाज करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 से। दोस्तों जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो हमें वो 2A में दिखाई देना चाहिए। अगर वो 2A में दिखाई नहीं देता तो हमें उसका इनपुट नहीं मिलता है। लेकिन क्या इसकी कोई समय सीमा भी है कि कब तक वो 2A में दिखाई देना चाहिए? मान लीजिए कि कोई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 20-21 का है, तो वो कब तक हमें दिखाई दे कि हम उसका इनपुट ले सकें? क्या वो फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 या 23-24 कभी भी दिखाई दे तो हम उसका इनपुट ले सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इनवॉइस के केस में अगर इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 20-21 का है तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की रिटर्न या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले 2A में आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आता है तो हम उसका इनपुट नहीं ले सकते। लेकिन क्या डेबिट नोट के केस में ऐसा है? डेबिट नोट के केस में दो डेट्स रेलिवेंट हो जाती हैं। एक रेलिवेंट इनवॉइस की डेट और दूसरी होती है डेबिट नोट की डेट। डेबिट नोट जिस दिन इशू हुआ है वो एक तारीख होती है। तो कौन सा इनपुट लेने के लिए, डेबिट नोट के केस में इनपुट लेने के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर रेलिवेंट होता है? दोस्तों 1 जनवरी 2021 से अमेंडमेंट आ गई थी सेक्शन में, जिसकी वजह से रेलिवेंट इनवॉइस की डेट और डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट की जो डेट है उसको डीलिंक कर दिया गया। मतलब दोनों की डेट्स को अलग माना जाएगा। इसलिए 1 जनवरी 2021 से पहले जो डेबिट नोट इशू हुए थे उनका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 ही माना जाएगा और वो सितंबर 2021 की जो ड्यू डेट है उससे पहले वो 2A में आ जाने चाहिए। और 1 जनवरी 2021 के बाद जितने भी डेबिट नोट इशू हुए उनकी डेट्स रेलिवेंट इनवॉइस की डेट से इंडिपेंडेंट हो गई, अलग हो गई। अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस दिसंबर 2020 में इशू हुआ था, उसका डेबिट नोट अप्रैल 2021 में आया, इशू हुआ, तब डेबिट नोट के अगेंस्ट में इनपुट लेने के लिए रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा, ना कि 20-21। इसलिए अगर वो डेबिट नोट सितंबर 2022 तक की रिटर्न से पहले भी वो 2A में शो हो जाता है तो हम उसका इनपुट ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक कोई डेबिट नोट इशू होता है तो उसका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर तो 20-21 ही रहने वाला है। तो वो वाले डेबिट नोट भी सितंबर 2021 से पहले आ जाने चाहिए। सितंबर 2021 की रिटर्न फाइल करने से पहले 2A में आ जाने चाहिए। तो दोस्तों समरी ये है कि 1 जनवरी 2021 के बाद इशू हुए डेबिट नोट की डेट इंडिपेंडेंट है। वो जिस डेट को इशू होंगे वही उनकी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा इनपुट टैक्स लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए। उनका अपने रेलिवेंट इनवॉइस की डेट से कोई मतलब नहीं है। अगर वो अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में जाकर के इशू होते हैं अपने रेलिवेंट इनवॉइस की डेट से, तो उनका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर होगा, ना कि रेलिवेंट इनवॉइस वाला। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों दूसरा हमारा टॉपिक है फिजिकल इनवॉइस को लेकर के। दोस्तों अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है। आपको QR कोड जनरेट होगा जिसपे इनवॉइस रेफरेंस कोड मैप होगा और वो काफी है ऑफिसर को दिखाने के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर के पास भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है जिसपे आपका बिल जो मैप होगा तो वो आप ऑफिसर को दिखा सकते हैं। तो आपको ई इनवॉइस के केस में फिजिकल जो इनवॉइस है हमारा उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारा तीसरा मुद्दा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब कहते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी हैं, जैसे
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए जो हमारा एक्सपोर्टर है, मतलब जो सर्विस दे रहा है, वो इंडिया में होना चाहिए, और रिसीवर ऑफ सर्विस जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और पेमेंट हमारी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। और चौथी कंडीशन है वो ये है कि दोनों पर्सन, सर्विस रिसीवर और प्रोवाइडर जो है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या दोस्तों? मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर है, वो अपनी एक ब्रांच बाहर फॉरेन कंपनी में बना देती है, ब्रांच बनाती है, वहां से अपना काम करती है, और फिर वो इंडिया से उस ब्रांच को कोई सर्विस देती है, तब इस केस में वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, और इंडियन कंपनी द्वारा दी गई सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। ऐसे ही वाइस वर्सा होगा जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी एक ब्रांच खोलती है। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, कोई सिस्टर कंसर्न है फॉरेन में, और वो वहां पे रजिस्टर होती है वहां के एक्ट में, एक तो कंपनी एक्ट में इंडिया की कंपनी रजिस्टर है, और फॉरेन में जाकर के उसकी सब्सिडरी वहां रजिस्टर होती है, तब वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं रहते हैं, तब वो सेपरेट पर्सन हो जाते हैं। जब वो सेपरेट पर्सन हो जाते हैं तो इस केस में अगर इंडियन कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को जो वहां रजिस्टर हो चुकी है को कोई सर्विस देती है, तब वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी, तब वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है सेक्शन 77 को लेकर के। दोस्तों, हम कोई टैक्स जमा कराते हैं CGST या SGST में, और बाद में हमें पता चलता है कि हमें IGST में जमा कराना था, या फिर हम IGST में जमा कराते हैं और बाद में हमें पता लगता था हमें CGST या SGST जमा कराना था। तो इस केस में क्या होता है? तो इस केस में अगर आपने CGST SGST पे कर दिया और आपको बाद में पता चला कि उसे IGST में पे करना था, यानी कि वो इंटरस्टेट में पे करना था, तब आप CGST और SGST का रिफंड ले सकते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर आपने IGST पे कर दिया है और CGST SGST पे करना था, तो आप CGST SGST पे कीजिए और IGST का आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप सब्सीक्वेंटली हेल्ड, मतलब ये कौन बताएगा कि ये गलती हुई है? क्या ये कोर्ट बताएगा तब आपको रिफंड मिलेगा, या ऑफिसर बताएगा तब आपको रिफंड मिलेगा, अपील में गए तब आपको रिफंड मिलेगा, या हमें खुद पता चल जाए? तो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पता कैसे चले। अगर आपको खुद को भी पता चलता है तो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, और जहां आपको करेक्ट जमा कराना था, जिस हेड में आपको जमा कराना था, आप उस हेड में जमा करा दीजिए। और जब आप करेक्ट हेड में जमा कराते हैं तो आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिफंड अप्लाई करेंगे। आप पहले टैक्स जमा करा चुके थे, आपका सिर्फ हेड गलत हुआ, तो इसलिए आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। आपने जो गलत हेड में जमा कराया है, आप उसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन रिफंड अप्लाई होता है 2 साल तक। 2 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी होती है। अब 2 साल की जो तारीख है, जो रेलिवेंट डेट है, वो कौन सी मानी जाएगी? दोस्तों, 24 सितंबर 2021 से पहले, 24 सितंबर 2021 से पहले अगर आपसे कोई गलती हुई थी और आपने 24 सितंबर 2021 से पहले उसे सही करेक्ट हेड में आपने पे भी कर दिया, तो आप 23 सितंबर 2023 तक आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 2018 में आपसे गलती हुई, जो आपने 25 अगस्त 2021 को ठीक कर दी और उसे ठीक हेड में आपने पे कर दिया, तो 2 साल 25 अगस्त 2021 से कंसीडर नहीं होंगे, 24 सितंबर 2021 से कंसीडर होंगे। आप 23 सितंबर 2023 तक रिफंड एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास 24 सितंबर 2021 के बाद होता है, मान लीजिए 15 नवंबर 2021 को आपको पता चलता है कि आपने गलत हेड में जमा करा दिया था पैसा, अब आप ठीक हेड में जमा करा देते हैं 15 नवंबर 2021 को, तो आप 14 नवंबर 2023 तक रिफंड एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने सुझाव, अपनी क्वेरीज मुझे भेजते रहिए। नमस्कार।